ये इंडस्ट्री है मान लीजिए। इसमें सामान को प्रोड्यूस करने में मान लीजिए चार कंपोनेंट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये चारों को आज बाजार मूल्य चारों कंपोनेंट का 10 रुपया है टोटल मिला के। तो 10 रुपया हम खर्च किए तो यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट पे हम सामान उत्पादन कर दिए। ठीक है। अब इसमें से बोले कि बाहर निकले तो टैक्स जोड़ दीजिए, सब्सिडी घटा दीजिए, तो बायर का प्राइस निकलेगा। तो दोनों तो मार्केट प्राइस पे ही अभी आ रहा है ना। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट और बायर कॉस्ट से क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मार्केट कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट या बायर्स प्राइस पे क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं? मार्केट कॉस्ट तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो उस समय का रेट होगा वो रेट तो प्रिवेल करेगा ही ना। तो वो तरीका है, जैसे हमको ए का प्राइस कैलकुलेट करना है। देखिए अभी मार्केट सेग्रीगेट करके चलिएगा तो दो कंपोनेंट में तो आपको क्लियर होगा। जैसे आप अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि आम और अनार को आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि अलग अलग चीज है। अभी हम बोल रहे हैं कि आप फैक्टर प्राइस को बायर प्राइस से कंपैरिजन कर सकते हैं, भैया टैक्स जोड़े, ये किए। फैक्टर कॉस्ट को आप मार्केट प्राइस से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? फैक्टर को बायर से किए ना, फैक्टर मान लीजिए 10 रुपया फैक्टर क्रॉस इसका फैक्ट्री के गेट पे प्रोडक्शन पे 10 रुपया खर्च हुआ, और बायर जाते जाते इस पे टैक्स लगा, सब्सिडी दिया, तो बायर प्राइस हो गया। हम इस पेन का प्रोडक्शन 5 रुपए में अगर कर रहे हैं और आप तक ये 15 रुपए में पहुंचा, तो बीच में क्या लगा? बीच में टैक्स लगा, सब्सिडी घटा, और जो ट्रांसपोर्टेशन का लगा वही लगा। यानी अगर मेरा मूल्य पता है और आपको बाजार का मूल्य, बाजारी मूल्य पता है कि लॉजिस्टिक्स में टैक्स कितना मिल रहा है, सब्सिडी कितना दे रहा है, तो आपका प्राइस तो हम निकाल ही लेंगे। तो इस दोनों में रिलेशन कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो हम निकाल रहे हैं। लेकिन मार्केट प्राइस जो होगा वो दो चीज देखना होगा, मार्केट कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। इस दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। फिर से शुरुआत करते हैं। एक चीज के लिए मान लीजिए कि इसको फैक्ट्री पे प्रोडक्शन करने में X रुपया लगा। अभी हम इस पे पैसा नहीं बैठा रहे हैं, X रुपया लगा। उसके बाद जैसे ही ये फैक्ट्री गेट से बाहर निकला तो इस पे टैक्स लगा, T लिख रहे हैं टैक्स को, और सब्सिडी दे रहे हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि अगर जो बायर होगा, मान लीजिए बायर, तो यहां पे इसका जो प्राइस होगा, फाइनल प्राइस इक्वल टू एक्स प्लस टी माइनस एस। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा एस्पेक्ट हम ये बोल रहे हैं कि एक्स का प्राइस हम क्या लें। अगर हम मॉनेटरी टर्म में बात करें, अभी तो हम रैंडम मान लिए ना एक्स। एक्स का हम दो प्राइस ले सकते हैं। एक आज का बाजारी मूल्य, अभी करंट मार्केट कॉस्ट क्या है, तो भैया करंट में जो है 5 रुपया में एक्स ये हो रहा है। या हम एक फिक्स पे चले जाए, 2011 का ईयर फिक्स कर दे, कोई एक ईयर फिक्स कर दे कि उस साल कितना था, और आज हम इसका रखें तो उस साल मान लीजिए 3 रुपया था। समझे बात को? तो 3 प्लस टैक्स लग गया कुछ 2 रुपया, माइनस 1 रुपया सब्सिडी हो गया, तो 5 2 7 में से एक गया, 6 रुपया इधर हुआ, इसमें 3 2 एक किए तो 4 रुपया हुआ। समझे? तो यहाँ क्या किए, इसमें हम आपको फिक्स कॉस्ट पे निकाले, यानी 2011 का ईयर फिक्स किए हुए हैं। उस साल आलू का दाम अगर वही था तो आलू का दाम आज भी हम वही लेंगे। और दूसरा मेथड हम बोले कि नहीं, मार्केट प्राइस पे आज आलू का दाम क्या है हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा चेंज होगा। तो इस दोनों में कंपैरिजन है, फिक्स कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। कभी बैठते हैं ना, दादाजी के पास बैठते होंगे तो बोलते होंगे हम लोग के समय में 50 पैसा में समोसा मिलता था, और आज आप बोलते होंगे 10 रुपया में हमको मिलता है।
तो फिक्स कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट समझे कि फिक्स दादाजी का ईयर अगर हम फिक्स कर दें और उस बेसिस पे आज समोसा का दाम कैलकुलेट करें कि मान लीजिए कि समोसा ही बेच रहे हैं तो 10 समोसा उस दुकान से मिल रहा है तो उसको 50 पैसा गुना 10 इतना का इनकम हुआ फिक्स के हिसाब से। आज के हिसाब से करेंगे तो 10 रुपया गुने 10 100 रुपया के हिसाब से होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट यहाँ पे कंपेरिजन होगा। इसमें फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट और बायर कॉस्ट के से लेना देना नहीं है। कंफ्यूजन 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 क्या? एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो मार्केट प्राइस पे निकलेगा कि फिक्स कॉस्ट पे निकलेगा, इस पे डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, मान लीजिए कि आप मजदूर मजदूरी दे रहे हैं किसी को। देखिए आज मेरा तबीयत है थोड़ा खराब, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है हम ज़्यादातर बैठ के ही लेंगे अगर थोड़ी देर के बाद जवाब देने लगेगा पेशेंट तो। लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। ये ध्यान दीजिए कि हम ये फॉर्मूला बोले कि प्राइस यानी कि ये हो गया बायर्स प्राइस, यही हुआ ना बायर्स प्राइस, एक्स प्लस टी माइनस एस। इसमें जब आपको वैल्यू पुट करना होगा तो हम बोले कि नहीं, हम 2011 का ही वैल्यू लेंगे क्योंकि हमको तुलना करने में आसानी होगा कि कितना इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण, कल पिछली बार महंगाई समझाए थे ना कि महंगाई के कारण कैसे भाग जाता है दाम। तो महंगाई के कारण ये है तो हम 2011 का ही वैल्यू लेंगे। तो एक्स का वैल्यू हम 3 रख दिए मान लीजिए। आप बोले कि नहीं नहीं, हम आज का देखना चाहते हैं बाजारी मूल्य क्या है। आज का जैसे ही बाजारी मूल्य डालेंगे तो एक्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा आपका। टैक्स तो मान लीजिए सरकार के रेट पे निर्भर करता है तो वो तो फिक्स है। इसमें क्या x = 3 रखें कि x = 5 रखें, उसको बायर प्राइस और फैक्टर प्राइस से लेना देना नहीं है। उसको इसवी जो फिक्स कर रहे हैं उससे लेना देना है। और आज का जो मूल्य है तो बाजारी मूल्य को बाजारी मूल्य का जब भी तुलना होगा, वो होगा आपको स्थिर मूल्य से, फिक्स कॉस्ट। स्थिर मूल्य का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई एक ईस्वी हम लोग गणना के लिए सरकार क्या करती है, निकालती है, नोटिफिकेशन निकालेगी कि हम लोग इस सीरीज के लिए ये ईस्वी मान रहे हैं। अभी आप देखेंगे सीपीआई जो नया लागू हुआ है उसमें 2024 का लिया है प्राइस। यानी कि अब से लेके अगला नोटिफिकेशन जब आएगा 5 साल बाद, तब तक भी 2024 का ही प्राइस उसके पास प्राइस लिस्ट पड़ा हुआ है, उसी से गणना करेगा वो। इससे पहले 2011-12 का कंपैरिजन होता था। तो आप हमेशा समझिए कि ये जब भी आपको ईस्वी फिक्स कर दिया मतलब स्थिर कर दिया तो स्थिर मूल्य, फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ईस्वी फिक्स नहीं किया है, करंट रेट पे निकाल रहा है तो बाजार मूल्य हुआ। अब उसको फैक्टर कॉस्ट और बायर प्राइस से नहीं कंफ्यूज करना है। कंफ्यूजन कौन कौन? नहीं, 4 और 6 महंगाई नहीं हुआ, ये 3 में महंगाई है और 5 में महंगाई है। ये तो दोनों फिक्स ही है। टैक्स तो मान लीजिए उस समय भी हम मान के चल रहे उतना ही लगा होगा, इस समय भी इतना ही। टैक्स का रेट सरकार चेंज करेगी, इसको बाजार से लेना देना नहीं है। लेकिन इसको बाजार से लेना देना है। आपका सैलरी आज मान लीजिए इसमें हम जोड़े कि सैलरी, तो आपका सैलरी हो सकता है कि 2011 में 1,000 रुपया हो और आज 10,000 रुपया हो। तो फिर वो पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन में हम बताए कि इम्प्लॉय का सैलरी जाएगा, ये जाएगा, इस तरह से। क्लियर है कि और कंफ्यूजन है अभी? नॉमिनल इन्फ्लेशन मार्केट प्राइस पे लेते हैं तो नॉमिनल आएगा, इन्फ्लेशन उसमें इंक्लूडेड रहता है। रियल देखिए, नॉमिनल और रियल, वास्तविक क्या है हम आपको पिछले ही बार समझाए थे कि आप फिर से देखिए। अगर 4 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ए बी सी डी, इसका मूल्य 2011 में 10 रुपया था, 20 रुपया था, 30 रुपया था और 40 रुपया था। और सबका हम क्वांटिटी मान लीजिए कि एक एक प्रोडक्शन हो रहा था।
सब एक एक प्रोडक्शन हो रहा था, तो आपका टोटल जीडीपी जीवीए जो भी बोलेगा 20 10 30 30 60 40 100 हुआ 2011 के हिसाब से। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन आया, तो अब 2026 में जब हम कैलकुलेट किए, तो इसका हो गया, मान लीजिए कि ये 2026 में हम ए का प्रोडक्शन एक ही यूनिट कर रहे हैं, और उसका दाम उस साल महंगाई के कारण भाग गया 100 रुपया, और बी जो है वो बंद हो गया कंपनी, ये जीरो, सी भी बंद हो गया और डी भी बंद हो गया। यानी कि 2026 का सीन ये है कि आपका तीन कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता था तीनों बंद हो गया, जीरो जीरो, और एक कंपनी ए जो है वो एक प्रोडक्ट अभी भी बना रही है। यानी कि आप अगर वैल्यू पे सिर्फ बात करेंगे, आपको ये नहीं पता है कि तीन कंपनी बंद हो गया और आप सिर्फ नंबर पे खेल रहे हैं, तो जब आप यहां देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अच्छा 100 तो उस साल भी था, 2011 में भी, 100 2026 में भी है, मतलब कि दोनों जीडीपी बराबर है दोनों ईयर का। तो आपको ऐसा लगेगा कि जीडीपी बराबर है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो बोलेंगे जीडीपी बराबर हो कैसे सकता है यार, क्योंकि तीन कंपनी तो बंद हो गया, तो प्रोडक्शन तो बल्कि यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ तो कम हो रहा है। तब आपको लगेगा कि नहीं, ये महंगाई के कारण क्या हो गया है, इन्फ्लेट कर गया है दाम। तो जैसे ही महंगाई के कारण आपको छद्म आभास जिसको देता आभास दिया कि वो बराबर है, तो वो नॉमिनल हो गया। जबकि रियल बात ये है कि आप जब इसी के प्राइस को कंपेरिजन एक साल को फिक्स कर देंगे, तभी आपको वास्तविक अंदाज लगेगा। तो 2011 के हिसाब से चलेंगे तो आपका प्रोडक्शन सिर्फ 10 रुपये का हुआ। यानी कि जो आपको बताया कि 100 रुपया चलना है, प्राइस तो हम यही लेंगे ना इस साल भी, तो 100 गुना एक नहीं करके 10 गुना एक करेंगे। यहाँ 20 गुना जीरो होगा, 30 गुना जीरो होगा, 40 गुना जीरो होगा, यानी कि नेट आपको 10 रुपया ये दिखेगा। तब आपको लगेगा कि यार उस साल तो 100 रुपया जीडीपी था। तो रियल जब भी होगा, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीवीए, रियल जीडीपी, रियल जीवीए, उसमें समझिए कि इन्फ्लेशन नहीं रहता है। इन्फ्लेशन को हटाने के लिए हम ईयर फिक्स कर देते हैं, और नॉमिनल में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है। क्लियर है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है, कौन बताएंगे? मान लीजिए जीवीए तो हम समझ गए, अगर हम जीडीपी बात करें तो क्या? आर्थिक क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र? आर्थिक क्षेत्र ही जनरली कंसीडर किया जाता है। देश का भौगोलिक क्षेत्र तो ये हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हर बार क्या होता है कि मोस्टली इकोनॉमिक टेरिटरी जो है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी के बराबर होता है ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ केस में ये भी फेल करेगा, बताइए कहाँ? ज्योग्राफी पढ़े हैं? ज्योग्राफी कहाँ फेल करेगा? कहाँ? तो वो तो ज्योग्राफिकल ट्राइब, ज्योग्राफिकल टेरिटरी हुआ ना, मेरा शेड्यूल ट्राइब रह रहा है।
इकोनॉमी काहे नहीं कर रहा है? महुआ का खेती करता है, महुआ बेचता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो जिसको जंगल उत्पाद बोलते हैं, उसका बीड़ी बनाता है। हाँ तो बोल, अब उसका अपना भी इकोनॉमिक कुछ तो चलता होगा ना, मान लीजिए आपसे नहीं रिलेशन है उसका। मान लीजिए अगर ये भारत है और ये अंडमान निकोबार का वो ट्राइब है, तो इसका अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी होता ही होगा ना। मान लीजिए कोई पेड़ पे चढ़ के महुआ तोड़ लिया तो उसको बगल वाले को दे दिया, उसके बदले में बाल कटवा लिया, यही होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो यहाँ भी हो ही रहा है ना। देखिए। हाँ। पर वहां आदमी ही नहीं है तो क्या करिएगा? विदेशी दूतावास जो है वो आपके इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा? ज्योग्राफिकल टेरिटरी में नहीं आएगा, वो आपके इससे बाहर है। और इसके अलावा आप देखिएगा, जो एक नाम सुने होंगे EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया होता है। तो 200 नॉटिकल माइल वाला जो एरिया है वो आपके ज्योग्राफिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा, आपका टेरिटोरियल वाटर के बाद खत्म हो जाता है ये। लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करेंगे वो आपके इसके अंदर में आएगा। तो इसीलिए ये एट टाइम्स जो है, हम लोग जनरली इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट रखते हैं GDP में, कि एक एक साल, किसी एक साल में, फिक्स्ड ईयर में, एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य जो आप बता रहे थे, एक बार जोर से डेफिनेशन बोल दीजिए, सब लोग वही लिख लीजिए, समझना है। हाँ, कुल वस्तुओं और सेवाओं का, हाँ कुल, अंतिम लिखिएगा, अंतिम मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसमें कौन से, देखिए याद रखने, याद वाद रखना नहीं, कहीं आपसे थोड़ी पूछेगा GDP क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट है, ईयर फिक्स है एक साल, और अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस। आपका काटा वहीं पे अटक गया, नहीं, बाजार मूल्य और फिक्स, हम किसी पे भी लेंगे उसका GDP निकला। मान लीजिए अगर हम बाजार मूल्य पे लिए, तो हम GDP एट मार्केट प्राइस बोलेंगे। अगर हम फिक्स मूल्य, स्थिर मूल्य पे लेते हैं, तो GDP एट फिक्स्ड प्राइस हो गया। तो क्या चेंज किया? केवल वैल्यू ही तो चेंज किया ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल गया। फैक्टर फिक्स, इसमें फैक्टर देखिए, फिर मार्केट और फैक्टर को आप क्यों जोड़ रहे हैं? हम आपको, चलिए फिक्स है, CP कर लीजिए, उसे FP फिक्स प्राइस लिखाता है, इसीलिए आप दोनों को, हम अभी पिछले ही स्लाइड में आपको बताए कि मार्केट और फैक्टर का लेना देना नहीं है, फैक्टर और बायर का लेना देना है, फिक्स कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट का लेना देना है। आप कहीं लिख लीजिए एक साइड, तभी आपको याद रहेगा। फैक्टर, कॉस्ट एंड बायर्स प्राइस, इसका लेना देना है, और फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, इसका लेना देना है। इसको लिख लीजिए कहीं, कौन इसमें, एक बस नंबर, ये जो है वो नंबर बैठाने का तरीका है, वैल्यू क्या लेंगे, और ये एक्चुअली बताता है कि मेथड क्या है। तो मेथड में वैल्यू को नहीं घुसा सकते हैं ना, उस मेथड जब फिक्स हो गया तो हम ये वैल्यू ले कि ये वैल्यू ले, हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन इसको और इससे कोई रिलेशन ही नहीं है ना, ये तो हमको वैल्यू केवल बता रहा है और ये फॉर्मूला दे रहा है।
जहां से फॉर्मूला आएगा उसमें वैल्यू पुट करने के लिए हम यहां से लेंगे। समझ गए? चलिए, तो अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? ये डिसीजन कहाँ पे होगा? उपभोक्ता के पास होगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पहले आप हमको, अगर याद है तो बताइए, और नहीं याद है तो आज तो छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी क्लास में हम खोजेंगे कि आपको कितना याद है। आज अगर नहीं याद है तो जीबीए एट बेसिक प्राइस पीछे पलटिए और जाके देखिए कि क्या था। बेसिक प्राइस में हम प्रोडक्ट लाए थे क्या? देखिए एक बार। एक, हेलो। अच्छा, मेरा वाला नहीं है। हम कल ये क्लास में फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन आज कुछ इमरजेंसी है मेरे साथ, इसीलिए बैक टू बैक कॉल आ रहा है। और आज निकलना भी है। अभी हम अगले 7 दिन के लिए यहाँ नहीं हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इन सब चक्कर में। हाँ, तो ये देख लिए आप लोग फॉर्मूला क्या था? ओ एस प्लस और सब्सिडी। सब्सिडी ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे प्राइस निकला, बेसिक प्राइस?
यहां निकला, यही अगर इंडस्ट्री है तो यहां निकला। हम बोल रहे हैं इसमें अंतिम मूल्य जाना है। जीडीपी में हम क्या बोले, फॉर्मूला लिखा है आपको, अंतिम वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य जो होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ बायर बैठा हुआ है। तो क्या हम जीडीपी और जीवीए के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या वैल्यू एडिशन जो हम बोल रहे हैं, यहां तो वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ये तो उपभोक्ता है। और यहां से यहां का जर्नी हमको पता है, पता है ना कि क्या लगने वाला है। जैसे गेट से बाहर निकलेगा, कुछ लगाएंगे कुछ घटाएंगे, यही हो गया। तो मान लीजिए अगर ये हम ए बोलते हैं इसको, तो जीडीपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस कौन सा टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्या इसको हम जीबीए एट, हाँ जीबीए एट बायर्स पर प्राइस इक्वल टू जीडीपी जो आपका हो रहा है वो प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसमें वैल्यू क्या लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा। अगर हम फिक्स प्राइस लेंगे तो जीडीपी एट फिक्स प्राइस निकलेगा। यही अंतर होगा, समझ गए? आगे बढ़े, क्या लिख लिए? लिखाने को कुछ है नहीं, इसीलिए डिक्टेट करवाने से अच्छा है कि भाई समझ लीजिए, इसको याद रहेगा आपको ज्यादा ज्यादा दिन तक। और इनको जब समझ के किताब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, अब देखिए दो एक सिचुएशन लेते हैं फिर से। सिंपलिसिटी के लिए हम आपको एक सिनेरियो दे रहे हैं, एक लाइन बोल रहे हैं, उसके बाद सिनेरियो देंगे, आपको बताना जीडीपी क्या है। हम बोले कि जो अंतिम गुड्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो वैल्यू है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रेजिडेंट यूनिट या इन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में जो आदमी रह रहे हैं उनके द्वारा किया गया जो आर्थिक गतिविधि है, उससे जो वैल्यू जनरेट हो रहा है उसको हम एक साल के अंदर कैलकुलेट किए और बोले यही जीडीपी है। मान लीजिए हमारे पास उसी दिन वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक है रमेश जो रह रहा है कहीं पे और साल भर में 100 रुपया का उत्पादन किया। दूसरा है ट्रंप जो रह रहा है इंडिया में और ये किया 500 रुपये का उत्पादन। तीसरा है पुतिन, ये भी रह रहे हैं इंडिया में और 1,000 रुपये का उत्पादन किए, लेकिन ये 500 रुपया जो है अपने घर भेज दिए प्रॉफिट के रूप में। 500 घर भेज दिया, रसिया भेज दिया, और 500 इंडिया में ही खर्च किया। और एक है, कोई नाम बोलिए रैंडम। एलिजाबेथ तो पिछली बार यूज कर लिए थे। पंकज,
पंकज जी जो हैं वो चले गए विदेश, और वहां पे वो 1,000 रुपया कमाए, और वहां से 300 रुपया घर भेजे, बाकी 700 रुपया दारू पीने में निकाल दिए। 300 वो घर भेजे इंडिया। इस केस में 1 साल का बता रहे हैं, इस केस में जीडीपी, इकोनॉमिक जीडीपी क्या होगा? हाँ, यहाँ जो है सब इंडिया में है, ये इंडिया का बाउंड्री है। केवल पंकज जी चले गए हैं बाहर। ये है मलेशिया, लिख लीजिए। कितना? 500 रुपया उसको एम्प्लॉई वगैरह पे खर्च हो गया, या जाता होगा कहीं समोसा खा लेता होगा तो 500 रुपया खर्च हुआ। 500 बचा के घर भेज दिया। अब ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल जीडीपी। आप हमको फाइनल नंबर दीजिए कि इंडिया का जीडीपी। चलिए, ऑप्शन ए 900 रुपया, ऑप्शन बी 1600 रुपया, ऑप्शन सी 1500 रुपया। नहीं नहीं, ये 1400। 1400 रुपया। ऑप्शन डी 2100 रुपया। ऑप्शन ई 2600 रुपया। 1100 पंडित जी को दान देना है क्या आपको? बताइए। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये है आंसर, जीडीपी। क्यों इसमें कंफ्यूजन हुआ? हम बोले रेजिडेंट यूनिट है, जितना प्रोडक्शन किया उसका हम मूल्य, वो उसके बाद उत्पादन के बाद वो आग लगा दे पैसा में, कि घर भेज दे, कि समुद्र में जाके बहा दे, उससे हमको क्या, हम डेफिनेशन पे स्टिक कीजिए ना। मेरा डेफिनेशन बोला कि इस आर्थिक गतिविधि का, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है, इसके अंदर में जो उत्पादन हुआ उसका अंतिम मूल्य जो है टोटल, उसको हम बोले कि ये जीडीपी हो रहा है। हम ये तो नहीं बोले ना कि जो उत्पादन के बाद जो पैसा पॉकेट में रहेगा, या जो बाहर भेजेगा उसको घटाएंगे जोड़ेंगे, ये सब तो नहीं बोले, टोटल मूल्य बोले। तो आप लोग अपना दिमाग क्यों लड़ा दिया? और ये बाहर, ये जहां पे रह रहा है मलेशिया, वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा हुआ 1,000 रुपया। हाँ, किस, आएंगे उस पे। अभी तो जीडीपी पे हैं हम लोग, फिर एनडीपी पे जाएंगे, फिर जीएनपी पे जाएंगे, एक समय में एक ही बदलेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, जीडीपी से जीएनपी जाएगा, यहां से डी से एन हो गया। जीडीपी से एनडीपी जाएंगे तो यहाँ जी से एन हो गया, देख रहे हैं अंतर? ये इसका आपको बताएंगे, एक सेकंड।
कैसे 1600 हुआ? उसके लिए क्या करना होगा ना कि 1600 समझने के लिए आपको टाइम मशीन बनाना पड़ेगा, और एक क्लास पीछे जाना पड़ेगा जब आप एब्सेंट थे, पिछले क्लास आप एब्सेंट थे। ठीक है नहीं? पहले भी ये बताइए, पिछले क्लास आप एब्सेंट थे। हाँ, तो बस जीडीपी जो समझ रहे हैं उसी में गड़बड़ हो गया। पिछले क्लास में ही हम आपको समझाए, या अभी भी हम आपको बताएं कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में जितना होगा। उसको कहाँ हम काउंट किए? उसको पूरा का पूरा काउंट करेंगे जो इंडिया में आर्थिक गतिविधि, हम क्या बोले अभी कि उसके बाद वो 1000 रुपया आने के बाद। हाँ, तो हम अभी बोले ना आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद जो भी पैसा आएगा उसके बाद उस पैसा को वो आग लगा दे, कि समुद्र में भेजे, कि विदेश भेज दे, कि अलास्का में जाके उसको गाड़ दे, हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ वहां तक मतलब है कि एक साल में इतना रुपया का यहाँ पे एक्टिविटी हुआ है जीडीपी में। तो इसीलिए हम इसको कैलकुलेट किए कि 1000 + 500 + 100, 1600। नहीं, ये हमारी जीडीपी, क्योंकि ये देखिए, अगर सब जगह ऐसे कैलकुलेट होने लगेगा तो ये भी तो, मलेशिया वाला भी तो अपने इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में कैलकुलेट करेगा। तो ये पैसा यहाँ भी गुना हो रहा है और यहाँ भी गुना हो रहा है, किसी एक ही जगह करेंगे। इसीलिए बोला गया कि जिस आर्थिक क्षेत्र के अंदर में हो रहा है हम बस वहीं रखेंगे। किसका? हाँ, इनकम पे आएंगे तब बात करेंगे, तब उसका चेंज होगा। पहले आप नेशनल इनकम अभी जाने कि जीएनपी क्या है या एनएनपी क्या है या जीएनआई क्या है, वो तो अभी हम नहीं बताए हैं। अगला वो आएंगे, एक मिनट, अगला जब उस पे आएंगे तब आप इसका थोड़ा सा चेंज होगा कि भैया भेज रहा है कि उसको कैसे जोड़ेंगे, क्या कर देंगे, वो उसमें आएगा। हाँ, पूछे। देखिए डेफिनेशन, आप देखिए डेफिनेशन, देखिए एक बार फिर से पढ़िए उसको, उसमें हम क्या लिखे हैं। हाँ, उसमें हम ये लिखे कि वो विदेशी या नागरिक ही होना चाहिए, नहीं लिखे ना? बस हम आर्थिक क्षेत्र क्राइटेरिया दिए, यानी कि एक आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री फिक्स है। इस बाउंड्री के अंदर में जो भी है उत्पादन कर रहा है उसका अंतिम मूल्य, सेवाओं और वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य है वो जीडीपी हो गया। कहाँ कंफ्यूजन इसमें आया आपको? अब इसी के अंदर में एलिजाबेथ रह रहा है, कोई विदेशी रह रहा है, या इंडियन बाहर चला गया, यहाँ चला गया, तो जो बाहर चला गया वो इस क्षेत्र में है ही नहीं, वो इनकम में अपना एक्टिविटी यहाँ कर रहा है, तो इसीलिए चला, खत्म हो गया। अरे तो भाई वो दूसरे कॉन्सेप्ट में आएगा ना। आप अभी क्यों हड़बड़ा के चलेगा कि मेरा पैसा जो गया कमाने वो बाहर गुना नहीं, मतलब जुड़ नहीं रहा है, कैसे होगा, देश का आय कम हो गया। आने तो दीजिए दूसरे टर्म में, फिर बताएंगे कि ये टर्म यहाँ पे कैलकुलेट होता है, जीडीपी में नहीं कैलकुलेट होता है। जीडीपी का डेफिनेशन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। उसमें आपको तीन ही चीज पे ध्यान देना है, एक इकोनॉमिक टेरिटरी यानी क्षेत्र, वो रीजन, दूसरा एक साल, और तीसरा अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य। बस ये तीन चीज के अलावा चौथा किसी पे ध्यान ही नहीं देना। हम अपने मन से क्यों फैब्रिकेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन की ऐसा होगा तो ऐसा हो। हाँ, दूसरे टर्म पे जाएंगे तब हम उसका डेफिनेशन अलग लिखवाएंगे तो उसमें आएगा। जीडीपी, देखिए जीडीपी को जो बताना होता है वो सही ही बताता है। जीडीपी का काम है कि इस क्षेत्र में कितना आर्थिक गतिविधि जनरेट हुआ। राष्ट्रीय आय का मतलब होगा नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, उसका मतलब है कि राष्ट्र एज ए होल कितना पैसा कमाया, कमाया में तब फिर वो भी भेजा है घर, और ये पैसा चला गया है बाहर, तब हम लाएंगे इस चीज को। हम अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि राष्ट्र कितना कमाया, हम बस बोले कितना पैदा किया।
तो पैदा किया में ये गया, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में कितना पैप उत्पादन हुआ। उत्पादन तो हो ही रहा है ना ये, उसके बाद कितना बचा कितना मर गया वो तो बाद का बात है, प्रोडक्शन कमजोर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर से बोलिए। देश नहीं बोले हैं हम, पहला बात। भौगोलिक भी नहीं बोले हैं, आर्थिक क्षेत्र बोले हैं। लेकिन ठीक है, वो देश ही होता है जनरली, मर्ज करता है, लेकिन थोड़ा सा इस पे रखेंगे क्योंकि वो जो आपका एम्बेसी में के अंदर हो रहा है वो आपका बाहर हो गया, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है जो आपका देश के बाहर, ये समझाए ना, तो वो फिर इंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए आर्थिक क्षेत्र बोल रहे हैं। अब आइए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी। अब देखिए, इस टर्म को ध्यान दीजिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये हम पिछली बार समझाए थे आप लोग को। अब क्या है कि जीवीए में सीएफसी इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो जीडीपी में भी सीएफसी इंक्लूडेड है क्या? अब हो क्या रहा है कि ये खर्चा जो है, समझिए कि ये खर्चा जो हो रहा है उसका आउटपुट क्या है। मतलब अगर बेंच घिस रहा है तो इमीडिएटली हर जगह देखिए, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो उसके बदले में वहां पैसा जनरेट हो रहा है। आप कुछ काम कर रहे हैं तो पैसा जनरेट हो रहा है। ये वाला पार्ट जो है उसमें कुछ हो नहीं रहा है, बस सामान घिस रहा है, उसका हम एक मूल्य लगा के ऐड कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो हो क्या रहा है कि जीडीपी में जब कैलकुलेट करने लगा, इसमें जब ग्रॉस से नेट पे जाने लगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका वो खर्च भी इंक्लूड है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई बेनिफिट जनरेट नहीं हो रहा है। बाकी सब में हो रहा है, जमीन दे रहे हैं तो जमीन के बदले में आपका वो प्रोडक्शन हो रहा है। ये वाला कॉस्ट ऐसा है जो आप एज्यूम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, पहले ही आप जब मान लीजिए 5 लाख का सामान खरीदे, तो इसको आप तोड़ तोड़ के आप इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। तो बोला कि भैया ये जो शुद्ध वाला बात है इसमें से इसको घटा देना पड़ेगा, यानी कि सकल सकल से शुद्ध की ओर जब बढ़ेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन बोलिए, या सीएफसी को घटा देना है। सीएफसी जो था वही डिप्रेस, उस दिन समझाए थे ना कि वही डिप्रिसिएशन कॉस्ट है। हिंदी में कुछ लिखवाए थे, स्थिर मूल्य अधिशेष, कुछ ऐसा ही था, देख लीजिएगा। यानी कि अभी एक चीज याद कर लेना है कि जब भी ग्रॉस और नेट में कन्वर्जन का बात आएगा, किसी भी चीज में, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, जिसमें भी ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन होगा, कुछ नहीं करना है, उसके ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को घटा देना है, तो वो शुद्ध मूल्य निकल जाएगा आपको। एक रिलेशन बताए कि जीडीपी और एनडीपी का क्या रिलेशन हुआ, तो उसमें हम बोले कि ग्रॉस में से जब आप डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो वो शुद्ध मूल्य निकलता है नेट।
क्लास में है। हम्म, क्लास में। क्लियर है। आगे हम कुछ भी बोले आपको कि भैया ये जी एक्स पी है, इसको एन एक्स पी निकालो, रैंडम हम दे दिए मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना है, जी एक्स पी माइनस डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो यही एन एक्स पी है, यानी ग्रॉस और नेट का खेला बस यही है। कभी कंफ्यूज नहीं करना है, जब भी आपको ग्रॉस और नेट के बीच में इस तरह का दिखाई दे तो सीधा समझिए कि इससे डिप्रिसिएशन घटाया हुआ है। क्या क्या? डिप्रिसिएशन। देखिए इकोनॉमिक क्लास में क्लास छूटने के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है। हम लोग इस पे आधा घंटा स्पेंड किए थे पिछले क्लास में, कि है क्या कि आप पहले इधर से समझते हैं। चलिए एक अपॉर्चुनिटी, हम भी 5 मिनट बैठेंगे। आप लोग बताइए कौन समझाएंगे डिप्रिसिएशन को? कोई एक महानुभाव। हाँ बताइए। हटा ही देना है। फिर एक फिक्स रेट, फिक्स मतलब एक रेट फिक्स कर दी है कि इस रेट से उसके लिए एक पूंजी जमा किया जाए, ताकि उतने साल के बाद वो हटा के उसके जगह पे एक नया लाया जाए। नहीं नहीं, पूंजी जमा कहाँ किया जाए, वो तो तो सर पूंजी जमा किया जाए तो हम नहीं बोले थे। डिप्रिसिएशन मैंने मोबाइल लिया, हाँ बात करने के बाद फिर मैंने आपको दिया। आप जितने में मैंने लिया था मैंने 100 रुपये में लिया, आप मुझे 90 रुपये दे रहे हैं। तो ये 10 रुपये जो घटा, एक रुपये के बाद इधर से आप लोग में से कोई? करेंगे प्राइस का, तो हम वो मशीन का डेट कुछ महीनों के बाद उसमें मशीनरी करनी पड़ेगी, उसका ग्रीडिंग ये सब मतलब का कॉस्ट उसमें लेकर चलेंगे कि भैया ईयर टाइम के साथ हुआ। सर जैसे कि हम एक मशीन खरीदे, वो मशीन चलेगा आज के टाइम चलेगा 10 साल चलेगा, लेकिन वो हर साल की बिजली में तो काउंट होते रहेगा उसका प्राइस। फिर जब हम नेट निकालते हैं तो उसमें उसका बिजली निकाल देते हैं। देखिए आप बताइए, अगर आप आज कार खरीदती हैं, एक कार गए शोरूम से खरीदे, उसको गए पूजा करवाए मंदिर में, और फिर आपका मन बदल गया कि नहीं हम ये कार मजा नहीं आ रहा, हम अभी तुरंत बेचेंगे। आप जितना में खरीदे थे उतने में ही कार बिक जाएगा आपको? कुछ शोरूम से निकलते ही घट जाएगा दाम उसका? मानते हैं इस चीज को? ये जो घटा दाम ना, वो एजम्पशन ये होता है कि आप जो चलाए शोरूम से निकाले तो कुछ घिसा पिटा सामान चला है, तो यूज हुआ है तो कुछ घिसा, यूज होने का मतलब है घिस गया। तो घिसा जैसे ही उसी को, यानी कि ये पहले 6 लाख का था, अब ये 590 का हो गया। ये जो 10,000 गिरा इसका मूल्य, वही डिप्रिसिएशन कॉस्ट हुआ। समझे? तो अब हम उस दिन बताए कि एक इंडस्ट्री अगर हम लगा रहे हैं तो हम एक मशीन खरीदे, या यही कोचिंग लगाए तो हम एक डिजिटल बोर्ड लगाए, बेंच डेस्क लगाए। अब हर दिन डिजिटल बोर्ड तो यूज हो रहा है ना, यानी इसका कल जो पुर्जा वगैरह है वो सब यूज हो रहा है, घिस रहा है, तो ये डे बाय डे इसका वैल्यू गिरता जा रहा है। लेकिन हम जिस दिन गिरे, कंपनी का अगर हम मूल्य निकालेंगे, जिस दिन पहला दिन हम खरीद के लाए थे, तो हो सकता है कि 5 लाख रुपया इस कंपनी का मूल्य होता, जिसमें इसका भी दाम इंक्लूडेड था। आज हम कोई एक्टिविटी नहीं करें तो इसका दाम 3 लाख रुपया पे आ गया है, तो 3 लाख रुपया इसका मूल्य हो गया। 2 लाख रुपया आपका डिप्रिशिएट किया, इसको डिप्रिशिएशन कॉस्ट बोलते हैं। जो यूज करने से वियर एंड टीयर कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो यूज करने का है। तो अभी है क्या कि ये एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो ऐसा ही है कि हवा में उड़ रहा है, आप देख नहीं रहे हैं इस एक्सपेंडिचर को, क्योंकि आप एक बार खर्च कर चुके हैं, और उसको हर महीने हर महीने हर महीने धीरे धीरे करके आप अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि 3,000 रुपया, क्योंकि आपका ये जो
कंसेप्ट ये है कि 500 रुपया अगर हम पहले यूज कर दिए, पहला दिन अगर एक मशीन खरीदे और 500 रुपये का था, और इसको चलना है 5 साल, मान लीजिए ये 5 साल चलेगा, एवरेज दिमाग में ये रहता है कि ये मशीन 5 साल चलेगा, 5 साल तक खराब नहीं होगा, और 500 रुपया, तो यानी 1 साल में आप 100 रुपया का खाए, 5वें साल तो ये जाके जीरो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आपको इसे भी हटाना है। तो 1 साल में 100 रुपया का एक्सपेंडिचर हुआ। तो आप जब प्रॉफिट, जैसे एक बार फिर से एकदम बेसिक स्क्रैच से शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि समझ गए। अब बताइए कि इसको क्यों हम बोले कि हटा दीजिए, नेट शुद्ध में क्यों हटा दीजिए। या- एक सेकंड रुकिए, बहुत अर्जेंट काम आ गया।
कहाँ थे हम लोग? उस हिसाब से आपको बताए थे, लेकिन आपको बोली कि कैलकुलेटर नहीं होता, लेकिन प्लस क्या नहीं कैलकुलेट होता है? हाँ वो सही है, कंजम्पशन प्लस इन। अभी देखिए, आयात और निर्यात पे हम लोग क्यों जा रहे हैं? जीडीपी जो एक्चुअल अभी बेसिक डेफिनेशन पे जो जा रहे हैं, अभी हम बस यहाँ पे रखे, वो उस डेफिनेशन पे भी हम आएंगे। वो एक्सपेंडिचर मेथड है। मेथड अभी हम दूसरे इस पे चल रहे हैं, अभी हम वैल्यू एडिशन पे चल रहे हैं। जब एक्सपेंडिचर व्यय मेथड पे चलेंगे तब जीडीपी का आपको दिखाएंगे, दोनों बराबर ही आएगा। आने दीजिए उस पे ये पे थोड़ा सा समय लेके। सी प्लस एक्स प्लस आई एम जो कर रहे हैं ना आप इंपोर्ट वाला, वो एक्सपेंडिचर मेथड है। उसमें खर्च दिखा रहे हैं, जब खर्च दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा मेरे पास। अभी हम बेसिक आपको बताएं कि जीवीए से कैसे जीडीपी निकाल रहे हैं। हम जीडीपी और जीवीए का रिलेशन दिखाएं आपको कि अगर, क्योंकि अभी सरकार हाल में 2015 से क्या की है कि जीवीए पे अचानक से आके शिफ्ट कर गई। बोली जीडीपी में हमको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत डेटा टाइमली नहीं मिलता है। इंडस्ट्री लेवल पे डेटा हमारे पास अपडेट रहता है, तो हम सीधा इसी को यूज करेंगे। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, डिप्रिसिएशन क्यों घटाया जाता है? वो है कि आप अगर एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कि ये कंपनी है, कंपनी एक मशीन प्लांट खरीदी, जिस 500 रुपये का प्लांट खरीदी, कुछ भी मशीन खरीदी, और उस इस मशीन को 5 साल चलना है। तो आप अगर उससे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फाइनल मूल्य होगा, जितना आपका टोटल खर्चा हुआ है, उस पे कुछ प्रॉफिट जोड़ के ही आप कमाएंगे क्या? अब आपके पास एक ऑप्शन है कि 500 रुपया को आप ऐड कर दीजिए अपने एक्सपेंडिचर में, खर्च में, और उस पे 200 रुपया प्रॉफिट ले लीजिए। तो आप बोलेंगे कि 500 रुपया मेरा खर्च हुआ प्लांट खरीदने में, प्लस 300 रुपया हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, और 200 रुपया हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 1000 रुपया में सामान बेचे क्या? इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि आप हर साल प्लांट का पूरा दाम जोड़ रहे हैं। आपका दाम महंगा हो गया। आप 500 रुपया खर्च तो एक ही बार किए ना, लेकिन उसको यूज किए 5 साल तक। ठीक है। अब इसके लिए, इसको ये चीज ना हो, इसके लिए क्या करता है कि हमको पता है कि 5 साल बाद फिर से नया प्लांट लेना होगा, यानी 500 रुपये का खर्च फिर 5वें साल आएगा। यानी 5 साल तक हम एक एक 100 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये 100 रुपया आपका खर्च हुआ इस साल प्लांट पे। इस साल टोटल एम्प्लॉय पे खर्च हुआ 300 रुपया, और आपको प्रॉफिट चाहिए 200 रुपया। तो आप अब मूल्य जो रखेंगे फाइनल प्रोडक्ट का, वो होगा 600 रुपया। 400 रुपया का अंतर हुआ ना, आपका प्रोडक्ट सस्ता हुआ, बिकेगा। तो ये डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि 100 रुपया जो आप एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं साल का, वो आपका एक बार लग चुका है, वो पहले ही आप मशीन खरीद चुके हैं। उसको 5 साल में आप एडजस्ट किए हैं, 15 साल में एडजस्ट किए, 20 साल में, वो कैलकुलेशन शुरू में ही होता है। ठीक है। जोर से बोलिए। जोड़ एनडीपी में नहीं, शुद्ध में नहीं ये करेंगे। शुद्ध में क्या है कि ये एक्सपेंडिचर तो आपका एक बार हो चुका है, तो इसको ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट कुछ नहीं आ रहा है। ये मान लीजिए आप जिस साल 500 रुपया खर्च किए होंगे, उस साल वो किसी का इनकम हुआ होगा ना, यानी उसको कहीं पे ऐड कर लिया होगा। अब आप 100 100 रुपया में जो ब्रेक कर दिए, तो ये 100 रुपया जो दूसरे साल खर्च हो रहा है, वो किसको मिला? किसी को नहीं मिला।
एक्सपेंडिचर है तो कहीं ना कहीं इनकम होगा ना, आप खर्च कर रहे हैं तो किसी न किसी को मिलेगा ना। वो जो हाउस होल्ड वाला हम समझाए चक्रीय प्रवाह, उसमें क्या था कि एक का खर्चा दूसरे का इनकम है। तो अगर हम 100 रुपया खर्च कर दिए इस साल, तो किसको मिला? क्योंकि हम 500 तो एक बार शुरू में दिखा दिए कि 500 रुपया गया है, किसी का इनकम हो गया है। इसीलिए शुद्ध में जो है वो ये हवा हवाई बात था, तो इसको हटा दिए, भैया इतना मेरा शुद्ध हुआ। तो ग्रॉस और नेट में यही कॉन्सेप्ट होता है। अब आइए ग्रॉस नेशनल इनकम। GNI। क्या होगा GNI? नेशनल इनकम। हाँ, मतलब इसमें ये है कि आपका उस देश का कुल आय देखा जाएगा। हाँ, मतलब उस देश का कुल आय, जैसे आप पिछली बार जब हम GDP की बात किए थे तो उसमें हम बोले थे कि टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए कुल उत्पादन देख रहे थे। अब हम बोले कि कुल आय देखेंगे। कुल आय में क्या होगा? इनकम। इनकम में क्या होगा कि कुछ पैसा यहां से बाहर जाएगा और कुछ पैसा बाहर से अंदर आएगा। ठीक है। तो आपका जो टोटल आय होगा वो क्या होगा? GNP या GNI, इसको दोनों को एक ही बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम। उसमें हो जाएगा GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। विदेश से जो टोटल नेट आमदनी आपको हो रहा है, कहने का मतलब आप विदेश भेजे और विदेश से आपको आया, तो वो जो नेट होगा वो आपका GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल लीजिए या ग्रॉस नेशनल इनकम हो गया। क्लियर है? नेट फैक्टर इनकम, उसका मतलब हो गया कि मान लीजिए यहां पे आप हैं इंडिया और ये है एब्रॉड, तो इंडिया से कुछ गया पैसा यहाँ और कुछ पैसा ये आया। इंडिया से गया A और वापस आया B, तो नेट अमाउंट जो होगा वो आपको A-B बोलिए या B-A ही होगा ना। शुद्ध जो आपको बचा वो यही बचा ना। क्या? तो यहां पे एक चीज पूछना है, ये लास्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद। GDP ऑलवेज ग्रेटर देन GNP, GDP इक्वल टू GNP या GDP लेस देन GNP, कौन सा सही होगा? ठीक है, क्लियर है आप लोग को? आपको नहीं लग रहा है? नहीं? क्या समझ में नहीं आया? कहाँ? कैसे हुआ? यहां तक समझ में आया? यहां तक ठीक है। अब जो लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं GDP ग्रेटर देन GNP, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे हुआ? अच्छा। घटा नहीं रहे, इसी केस में ज्यादा हो सकता है।
GDP greater than GNP ऐड करेंगे तो माइनस होगा सर। चलिए अब इसका एग्जांपल आप लोग खुद देखिए, दो सिनेरियो में दिखाते हैं। ठीक, मान लीजिए कि यहां से इसका जीडीपी है 10 रुपया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां से 5 रुपया गया अमेरिका, और यहां से 8 रुपया आया इंडिया वापस, ये अमेरिका है। क्लियर है? तो जीडीपी इंडिया का 10 रुपया था, और हम पूछे कि जीएनपी कितना हुआ, तो आप लिखेंगे जीडीपी प्लस आया 8 माइनस 5, यही करेंगे ना, जितना आया और जितना गया उसको घटा दिए, तो कितना हुआ 13। दूसरा सिनेरियो लीजिए कि इंडिया और अमेरिका, यहां से गया 8 रुपया बाहर, आया 5 रुपया अंदर। अब आप लिखेंगे 10 - 8 प्लस 5, कितना हुआ 7। जीडीपी से बड़ा हुआ कि जीडीपी से कम हुआ? कम हुआ। एक केस में बड़ा हो गया, एक केस में कम हो गया। तो कैसे कर देंगे कि जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी, जो लोग कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे? वो तो डिपेंड करेगा इस पे ना। ये जो नेट फैक्टर है, आप जो बोल रहे थे एडिशन है, तो एडिशन तो तब हम मान रहे हैं जब ये पॉजिटिव है। ये अगर निगेटिव हो गया ये टर्म, तो आपका घट गया ना जीडीपी से। ये अगर जीरो हो गया, जितना गया उतना ही आया, तो बराबर हो गया जीडीपी से। तो कहने का मतलब है कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि सेल्फ एज्यूम कर ले रहे हैं चीजों को। आपको यूपीएससी में यहीं पे फंसाता है कि आपको सारा ऑप्शंस खुला रखना होता है कि भैया ये तो नहीं बोल रहा है ना नेट फैक्टर आया और गया, तो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, नेट इनकम और नेट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा ये कौन सा कंडीशन है, वो डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर हमको मल्टीपल चॉइस में दे देगा और कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो हम नन ऑफ दी एबव मारेंगे, नहीं ये तीनों में से कोई सही नहीं है। समझ गए? अब ये चूंकि जीडीपी को आइडियली जीएनपी के बराबर होना चाहिए था, क्यों हो रहा है समझ गए कि उसमें कुछ घर भेजेगा। हम जब आय देख रहे हैं, इनकम देख रहे हैं, तो हमको सिर्फ इनकम पे फोकस करना है, तो इसीलिए ऐसा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? बहुत हेवी हो जा रहा है। एक ऑप्शन मेरे पास था कि हम सीधा सीधा लिखवा के चले जाते, लेकिन उसमें क्या है कि आप याद तो कर लीजिएगा, जब इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग हो जाता है तब, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यूपीएससी का जब आप पेपर बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना मजेदार है। कुछ फैक्ट भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि फैक्ट नहीं पूछेगा, मोस्टली चीजें इसी पे हो रही। कितना चीज याद रखिएगा आप एग्जाम जाते समय। मिलते हैं 25 के बाद, तब तक आप लोग अपने एंड से जितना पढ़ाई करना होगा करिएगा। एनडीपी से जीडीपी बड़ा होगा, हाँ डिप्रिसिएशन, हाँ शुद्ध तो हमेशा ना उससे कम होगा, क्योंकि उसमें वो एडेड है डिप्रिसिएशन वाला। डिप्रिसिएशन जीरो नहीं होगा कभी, डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपका जीरो नहीं होगा। थैंक यू।
ये देखिए सर, तो